इस कार्यक्रम के प्रायोजक है कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। विनोद भाई राम राम। अनिल भाई राम राम। और कार्यक्रम सुनने वाले सारे बाण भाई ना अपनी दोनों के राम 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 राम। इन्हों पूछो हाँ कि भाई आप इतने जोश में क्यों बोल रहे हो यार? भाई सामने मेरे तभी राम राम भाई यार। मने तो ऐसा लगा ससुराल घूम कर। और ससुराल नहीं बस कुछ आइडिया 90% तो सही है। अच्छा है वो 10-1% मैं बता दूं। अच्छा भाई सारे आ रहे थे। अच्छा और देखता नहीं मेरे सारा लालम लाल कर सिर भी। अच्छा वो ससुराल का तो रंगता है। ससुराल नहीं, छोटी साड़ी आई थी उसने घेर दिया। भाई वो गिरेगी फिर तो लाडला भी तो है। हाँ बिल्कुल है। तो फिर अरे आप भी कुछ लाल पीले है हो रहे ना? लाल पीला में इतना नहीं हो जितना तू हो रहा। भाई मैं क्या करूं? ओ यार गणे दिन हम आए थे भाई देख ये लाड़ प्यार तो फिर दिखावेगी। बिल्कुल वही और उनका करे ना बुरा ना मानो होली और आए रहा। हाँ, बिल्कुल आ रहा है। तो फाका मस्तर की मस्ती वहाँ इब शुरू होली। हाँ बिल्कुल शुरू होली है। और आप देखने लग रहे हो जब मकती गात में चचाट सा उठ रहा है। तो चाटता मेरे ख्याल से थोड़ा सा कोलड़ी भी लग देखा था ना। कोलड़ा कौन मरा है? अच्छा बच गए वो। बच गया आगे तक बचा लिया। वो तो ओली वाले दिन होगा। चलो कोई बात नहीं, कोलड़े की भी बात करेंगे, लेकिन बताओ आज कार्यक्रम के लिए क्या रहे हो? भाई विनोद भाई कार्यक्रम में आज जो भाई अपने पशुपालक भाई है ना, हाँ, उन भाइयों के लिए एक बहुत बड़ी समस्या आ जाए। अच्छा कि पशु में जो गर्भ है ना वो ठहरता नहीं। अच्छा अच्छा हाँ यह बात दिख रही है। हाँ और जो अगर पशु में गर्भ नहीं ठहरता तो पशुपालक भाई को काफी नुकसान हो जाए। बिल्कुल। तो पशु के भी क्या देख रहा कि भाई पशु को भी कोई ना कोई बीमारी होगी, इसलिए जो गर्भ जो है वो ठहरे नहीं। तो फिर अनिल भाई चर्चा जरूर कर लोगे पशुओं में गर्भपात की समस्या व उपचार के बारे में। बिल्कुल। और एक दूसरी चर्चा यानी कि आज की नसीहत भी लेकर रही है, उसके अंदर हम बात करेंगे अनिल भाई कंपोस्ट खाद लगाने में सावधानियां के बारे में। हाँ लेकिन पहले जो चर्चा है वह पशुओं में गर्भपात की समस्या और उसके उपचार के बारे में बात कर लेते हैं। विनोद भाई देखो कई भाइयों द्वारा जोत जो है वो थोड़ी है, छोटी है। हाँ तो वो भाई जो है अपना पशु पसेरा पाल के और भाई अपना गुजारा करे। खास तौर पे जो भाई 1-2 डंगर रख रहे हैं, भाई जो जोटी है या भैंस है या काटड़ी ला लो, तो जो पशु है ना उन पशुओं को वो रख के अपना गुजर बसर करे हैं। और विनोद भाई क्या आग्रह कि पशुधन, इसलिए पशुधन जो है वो इसलिए माना गया है कि टाइम पे पशु जो है वो हमने कुछ ना कुछ देखा। और यह भी बात नहीं है विनोद भाई कि जब कोई ऐसी अड़चन पड़ जाए रात दिन का गहना, और पशु जब ब्याह जाए ना, और तो दूध वाली जो भैंस है ना उसके दाम भी अच्छे लग जाए। और जो घरे हैं उनमें जो अपना जो पाले है उसमें भी उसने थोड़ा सा अरक तो आवा है, लेकिन करे के पैसे की हर किसी ने जरूरत है। तो इसीलिए अनिल भाई कि हम खेती के साथ साथ पशुओं को पालते हैं तो उससे भाई एक तो घी दूध घर का हो जाए और उससे आमदनी का साधन भी हो जाए, और भाई इमरजेंसी हो ना
उसमें माँ बाप पीछे की जरूरतों की लेना देना है या और खर्चे है वो भी पूरे हो जाते हैं। तो आज जो हम बात करें पशुओं में गर्भपात की समस्या और रोकथाम के बारे में हम बात करें, तो सबसे पहले तो अनिल भाई हम बताते थे गर्भपात होगा क्या है। गर्भपात पूरा होने तक पहले ही गर्भस्थल बच्चे का गर्भाशय से बाहर निकल जाना गर्भपात कहलाता है, यानी कि टाइम तक पहले बच्चा जो है वो पूरा नहीं हो पाता, या तो किसी कारण जो है वो पशु उसको फेंक दे है, या पशु गर्मी के कारण उतावला हो जाए। हाँ, तो इस तरह की जो समस्या है वो पशुपालकों के लिए काफी भारी समस्या हो जाए। और इसका नुकसान भी है क्योंकि देखिए गर्भपात की जो समस्या है उससे जो हमारे पशुपालक है उसका नुकसान किस तरह हुआ, तो इसकी बात करें तो गर्भपात के कारण पशुपालकों को ज्यादा आर्थिक नुकसान हुआ है। क्योंकि अनिल भाई आपने भी बेरा एक पशु कितना महंगा है। बिल्कुल। गर्भपात पर न केवल नवजात शिशु कमजोर हुआ है या फिर मरा हुआ पैदा होता है, अपितु इसके साथ साथ ना जिस पशु का गर्भपात होया है उस तक बच्चेदानी का रोग भी लग जावा है और उसकी जो जनन क्षमता यानी कि पैदा करने की जो तो वह भी कम हो जाती है। तो आगे पशुओं में जो बच्चा होने की समस्या जो है ना वह कम हो जाती है। तो अनिल भाई देखो या तो हमने नुकसान की बात कर ली, लेकिन ये भी बताओ कि गर्भपात के कारण के क्या है। गर्भपात के विनोद भाई दो कारण है। अच्छा। एक तो संक्रमण है। अब संक्रमण के है कि भाई कहीं अंदर कोई जख्म हो गया है, कोई बीमारी है, तो संक्रमण का मतलब यह है कि कहीं कोई फोड़ा फुंसी हो गया है और उसके ऊपर जो कीटाणु है वो ज्यादा हो गए हैं और जिसके कारण जो है बच्चा जो है वो ठहरता नहीं। और दूसरा है गैर संक्रमण। चोट लग गई, डांगर लड़ पड़े, एक दूसरे के सींग उलझा लिए, कई जगह जो है वो ब्याताए पशु के जो है अच्छा बिच्छा पशु जो है वो सींग मार दे या फिसल कर पड़ जाए पशु, तो ये गैर संक्रमण में आ जाए। तो अनिल भाई सबसे पहले हम बात किसकी करें, फिर इसमें करेंगे हम संक्रमण की। अच्छा। संक्रमण में क्या है, जीवाणु विषाणु फफूंद जनित प्रोटोजोआ ये है ना। अच्छा। ये जो काफी इस तरह के जो नुकसान है वो अपने पशुओं में हुए हैं। अच्छा। और इसमें क्या है कि जो पशु है ना विनोद भाई, उसमें जो अंदर पेट में जो पशु का जो बच्चा हुआ है ना उसके ऊपर काफी नुकसान। आपने देखा होगा अचार बने हैं। हाँ, अचार बना है। अचार क्यों बना है, वो जो फफूंद है उसके कारण और खराब भी हो जाए। आपने देखा होगा भी जाड़ा पड़ जाओ सफेद सफेद सा हो जाओ आगे ना, और फिर वो फेंकना पड़ा। विषाणु और जीवाणु यही है। अच्छा। दही, दूध से दही जो बनना है वो यही है। अच्छा। ठीक। कई बार आप देखो कि भाई पशु जब दूध दे है तो उसके थना में जो दूध है वो ठीक से नहीं आता, छेछड़े है आवेंगे या फिर उसके उसमें से राध सी आने लगे, तो ये जो है बीमारी के कारण हुआ है। ये तो थी पशु में थन की बीमारी के कारण। अब आव है जो जीवाणु जनित रोग है वो पशुओं में हो जाए, विषाणु जनित रोग हो जाए, फफूंद हो जाए, प्रोटोजोआ हो जाए। और पशुओं में जो ये तो रहे जो विषाणु जीवाणुओं से हुए जो कि हमें अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते, हम इनके टेस्ट कराने पड़े हैं। अच्छा, टेस्ट तो मेरा चल रहा है। हाँ, टेस्ट और बीमारी जब पकड़ में हाँ, क्योंकि वो जब जाएंगे वो टेस्ट के लिए लैब में प्रयोगशाला में जाएंगे, जो डांगराल अस्पताल में जाओगे आप, तो पशु चिकित्सक जो है उनके वो सैंपल लेगा। सैंपल लेने के बाद फिर पता लगेगा कि इनके या बीमारी है, इस कारण जो है गर्भ नहीं ठहरता। और पशु को अगर हमने ये दवाई दे दे तो वो डॉक्टर के हिसाब से देनी है। बिल्कुल। और कई बार तो विनोद भाई जो पशुपालक भाई है ना वो देसी टोटके गणे कराए, करो देसी टोटके, ये नहीं कि भाई ना करो, लेकिन उनको कुछ हद तक किसी की देख रेख में। लेकिन अनिल भाई आजकल तो देखा सब कुछ फ्री है, सरकार भी पूरा अंगा लगा रही है। हाँ, और जो समझदार पशुपालक है ना वो तो भाई हर एक डांगर का अपना न्यारा कार्ड रखा है। कार्ड नहीं, कॉपी रखे है। हाँ। आज यू होया, आज यू होया, आज यो टिक्का लाग लिया, ये भी हो गया, आगे यो लगना, उस चीज का ध्यान भी रखा है। हाँ, आज इतने की खड़ी आई, इतने की बिरसम आई, इतने का फलाना आया, इतने की चूरी आई, इतने
भाई, किस तरह गिरना है, किस तरह अनिल भाई बात ध्यान रखा, चोरी कितने का और बरसम कितने की, लेकिन साथ के साथ उनका जो स्वास्थ्य का कार्ड वो भी तो वो बना भी के रखा रखा है, वो भी रखा है। उसमें बेरा चल जाओ डॉक्टर का, भाई कद आया था, इब कद आना, उसने गेला फोन नंबर भी लिखा डॉक्टर का, और एक- कोई इमरजेंसी हो जाओ तो बुला ले। और विनोद भाई इसमें एक बात और है कि भाई अगर हमने अपने पशु का आज टीका लगवाया है तो जो दूसरी डोज है, जो दूसरा टीका लगवाना वो टाइम पे जरूर लगवाना टाइम पे है। जरूर लगवाना। क्योंकि कई बार देखा गया है कि जब आप टाइम पे वो टीका नहीं लगवाते तो जो पहला टीका लगवाया है ना तो उसका असर खत्म हो जाएगा। बिल्कुल। और फिर नु कहते हैं जी हमने तो टीका भी लगवाया था फिर भी बीमारी होगी, तो इसलिए टीके का ध्यान रखना है। अब जवाब है गैर संक्रमण। अच्छा, इसमें क्या है विनोद भाई, आहार में जो हम पोषक तत्व, जो चारा दे रहे हैं, जो घास फूस दे रहे हैं, जो दाना दुनका दे रहे हैं, उसमें पोषक तत्वों की कमी हो जाए। आपने पता होगा कि हर मतलब बार जो है पशुपालक भाई जब सवाल पूछा तो उनको यही बताओ, डॉक्टर साहब भी बताओ कि भाई एक 50 ग्राम नमक जो है अपने पशु को हमने रोजाना देना चाहिए। और आप नहीं दे सकते खाने वाला नमक जो हम खावा, मिनरल मिक्सचर है वो अपने पशु को जरूर दे, जिसके कारण जो उनकी सेहत बनी रहेगी, तंदुरुस्त हुए रहेंगे। और पोषक तत्व की कमी नहीं रहा। पोषक तत्वों की कमी के कारण भी कई बार गर्भ नहीं ठहरता, इसलिए अपने पशुओं को ना पोषक तत्व देना जो है वो और जरूर दे। अनिल भाई देखो, इसमें विटामिन ए और आयोडीन की कमी के कारण ही भी योग गर्भपात हो जाता है, तो इसका विनोद ध्यान भाई रखना आयोडीन तो आप देखते होंगे कि जो हमारा खाने वाला नमक है ना, हम उसको अगर 50 ग्राम उनके चारे में मिला दें तो खाना पूर्ति उससे विटामिन डी की हो जाएगी। दूसरा, कई बार अगर आप नहीं घेर सकते, पशु जो है कई बार नाड़ मारते हैं, नहीं खांदा भाई, चाहे हम कितना है उसके वो आटा ला लिया, चाहे किमे ला लिया, लेकिन फिर भी नहीं खांदा फिर भी पशु। नहीं खाता। उसका एक कारण है खोर में अपना एक सेंधा नून का बड़ा डला दर दो, उसे न चटता रहेगा। न चाटता रहेगा, जब उसका जिक्र रहेगा चाट लेगा, जब जिक्र रहेगा नहीं चाटेगा। यो बहुत बढ़िया फार्मूला बता के गए थे डॉक्टर साहब। अच्छा, हाँ, और एक और के कारण बता रहे थे अभी इसमें, इसमें हुआ हार्मोन की गड़बड़ी के कारण। वह किस तरह हुआ? या हार्मोन जो है ना वो हमारे जो शरीर है वो उसमें प्रोस्टोजन जो हार्मोन है ना उसको नियंत्रण रखा है। बिल्कुल। आप देखते होंगे कई बार के भाई जब भैंस जो कटड़ो बछड़ो या मर्जा है तो पशु का टीका लावे तो दूध दे दे, वो हार्मोन जो है उसमें ऑक्सीटोक्सिन जो सुआ है वो लादे हैं, और जिसके कारण जो है पशुपालक भाई जो है वो दूध काट ले। तो ये हार्मोन जो है इनकी कमी के कारण भी हो जा, और हार्मोन की जो कमी है वो कौन से हार्मोन की कमी को पूरा करे, फास्फोरस जो है वो इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। विषैले पदार्थ जो है, जब हम आपने देखा होगा कि छिड़काव जब हम करते हैं अपने बरसीम पर कर दिया या चारे के ऊपर छिड़काव करते हैं, और या फिर कोई कीटनाशक जो दवाई है उसका जब हम वो करते हैं ना विनोद भाई, तो उसमें क्या है जो कीटनाशक है ना वो पशु के अंदर चले जाए। अच्छा। और उसके कारण जो है अंदर जो है विषैले पदार्थ, जहरीले पदार्थ जो है पशु का अंदर खड़े हो जाए हैं, और वो भी पशु को पशु में गर्भ नहीं ठहरने देते। इसलिए जब भी आप खेत में दवाई छिड़क रखी है तो उस खेत से कम 7-8 दिन तक वहां से कटाई ना करें, चाहे बिरसम ले रहे हो, चाहे चारा ले रहे हो, चाहे कोई कुछ भी ले रहे हो, तो वो उससे बचे। बिल्कुल। कई बार हम देखे कि डोल के ऊपर जावे हैं तो डोल पे तो अपना घास घूस काट ले हैं, देखा होगा आपने। बिल्कुल। तो वो उस पे भी कई बार हम खरपतवार नाशक दवाई का इस्तेमाल कर दें, लेकिन वो उनको पता नहीं होता जो घास लेने जा रहे हैं। तो इसलिए इस बात का जरूर ध्यान रखें, दवाई के कारण भी पशु को गर्भ नहीं ठहरता। और इसमें एक और बताया जैसे कि भौतिक कारण। अब भौतिक कारण के हैं कि जैसे पशु कई बार फिसल कर पड़ जाए, कई बार पशु जो है खाई न लांघने की कोशिश करे लेकिन बीच में लटक जाए, और कई बार जब पशु ना अडान जाए ना जोड़ जाड़ करनी तो
कुत्ते जो है पशु के पीछे भाज ले, और जिसके कारण ज्यादा तेज भाजने के कारण जो है वो गिर भी जावे। पशु का जो चोट गर्भ लग है वो गिर जाए। लड़ाई का जैसे सींग उड़ जाले हैं, और दाहिने कोख में जब दूसरा जानवर चोट मार दे ना, सींग मार दे, सिर मार दे, तो इसलिए जो गैबन पशु है वो दूसरे पशुओं से हमने अलग रखने चाहिए। और दूसरा अनिल भाई, जब हम कितने डंगर न ले जावे तो जो गाड़ी में जिस तरह उसमें चढ़ा हुआ हिल्ला डुल्ला है, हाँ, उस तरह भी हो जावे, तो उसमें भी हमने सावधानी रखनी चाहिए अच्छी तरह उसका देख रेख का। और इसी तरह जो उसे रास्ते हो ना संकरे से, जो बीड़े है बीड़े से उस तरह उड़े तो ले जाओ तो कई बार साइड लग जाओ, उस तरह भी कई बार खतरा ज्यादा रहा है। तो ये तो रही बात। और टिक्किया का जैसे कि जिक्र करा, टिक्के जो है वो टाइम पर लगवाने चाहिए। और जहां भी अपने पशु को, जो गर्भित पशु है ना, जो गैबन पशु है, उसको दूसरे पशुओं से न्यारा रखें, उसके दाने पानी का, चारे का ध्यान रखें। सख्त चारा जो है उनको ना दें, मुलायम नरम चारा जो है उनको देना है। मतलब कि पानी भी टाइम पर देवा, हाँ, चारा भी सही देवा, हाँ, खनिज मिश्रण भी जो है वो अच्छी तरह देवा। और एक और बहुत बड़ी बात बताऊं विनोद भाई, अपने पशु को बजावे नहीं। हाँ, कई बार डंडा मार के कई बार लगा दे, उस बचने की कोशिश करे, लेकिन पशु को कई बार गल में जो है ना, आप देखा होगा कि संगल जो है वो छोड़ दे तो संगल जो है पैरा में लाग दी चले जाए। और अनिल भाई यो भी ध्यान रखना चाहिए, जो हमारा पशु अगर जो गब्बन हो तो उस दौरान उसका खान पान हमने ध्यान रखना चाहिए कि भाई वो रोज भाई अच्छी तरह चारा खा रहा है, ठीक तक खा रहा है या नहीं खा रहा है, कहीं सुस्त तो नहीं पड़ा करती एक जगह। और जो और चीजें है उसका भी ध्यान हमने रखना चाहिए। तो विनोद भाई, ये तो आपने हमने जो जानकारी भाइयों को साझा करी, फिर भाई बाट भी तो देख लग रहे ना, हम बाट देखने लग रहे हैं, वो पता ना क्या का, क्या का मनोरंजन का। हाँ, तो फिर एक बढ़िया सी रागनी, बिल्कुल। तो आइए सुनते हैं पवन कुमार गौड़ की गाई हुई यह रागनी। पालन पोषण करने लाग गया भाई, दिन दिन उम्र जवान हुई, हेरे सुंदर रूप बदन गोरा, और चंद्रमा सी शान हुई, पालन पोषण करने लाग गया, दिन दिन उम्र जवान हुई, सुंदर रूप शेर सचेरा कान से लतरी, कभी मीचे कभी खोले थी, समझन जोगी शानी होगी, ऊंच नीच ने तुले थी, पिता बराबर समझ ऋषि की, सेवा के मैं डोले थी, ऋषि बोलना चाहे था जब हाँ जी कह के बोले थी, बोलन में रस आवे तब तेरा रे, बोलन में रस आवे तब तेरा, ये तो सरबत बड़ी जबान हुई, सुंदर रूप गोरा, और चंद्रमा सी शान हुई, पालन पोषण करने लाग गया, दिन दिन उम्र जवान
साक जनो रे देवी आगी रूप में जयकार हुई चौड़ा मस्तक सली चढ़मा तेग म्यान ते बार हुई फूल समझ के भोरे मुंह को भोरिया की गुलजार हुई जितनी सुंदर शकुंतला जी भाई रे जितनी सुंदर शकुंतला जी भाई ना ऐसी बीच जहान हुई सुंदर रूप बदन गोरा और चंद्रमा से श्यान हुई पालन पोषण करने लाग जा दिन दिन उम्र जवान हुई सुंदर रूप बदन गोरा और चंद्रमा से श्यान हुई हाँ कनवर सी उन समझ कबूतरी पालन पोषण करने लगा राजी बोले और पुचकारे हाथ शीश पे धरने लगा जवान अवस्था होती आए नू भी मन में डरने लगा शकुंतला रे आश्रम में ऋषि करता तीर्थ फिरने लगा आश्रम के मलाड लड़े रे आश्रम के मलाड लड़े और पढ़ लिख के विद्वान हुई सुंदर रूप पालन पोषण करण लाग गया दिन दिन उम्र जवान हुई सुंदर रूप अनिल भाई, विनोद भाई, रागनी कैसी लगी? रागनी तो बहुत बढ़िया आपने सुना दी भाई। आप जो है बैठे बैठे जो पैरों से थाप दे रहे थे ना, वो मैं समझ गया था कि मैं हाँ विनोद भाई जो है ज्ञान में चूर हो रहे, मगन हो रहे हैं, चूर हो रहे हैं। अच्छा, अच्छी तरह चूर, वो तो आपने देख लिया आखिरी बंद और चीज भी, और आप भी तो मस्त हो रहे थे। देखो मेरा तो मस्त होना जरूरी था क्योंकि आपकी पसंद की थी, मेरी पसंद की रागनी थी। तो अब दूसरे विषय की तरफ हम जरूर आते हैं, लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं आज के मौसम के बारे में और कल का जो मौसम किस प्रकार होगा। तो अनिल भाई, आज का जो मौसम है अधिकतम 31 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 18 डिग्री सेल्सियस रहा जी। और आने वाले 24 घंटे की बात कर लेते, कल का जो मौसम है वो अधिकतम 29 और न्यूनतम 16 डिग्री रहने की संभावना है। और जो मौसम न दिक्कत आसमान का, ना देखो बादल जब छाए रहे हैं, तो बादल छाए रहे होगे और एक आध जगह कती छिट्टे भी पड़ सके, गरड़ फड़क कर भी सके। हाँ, मतलब कि ऐसा वो नहीं है, लेकिन बादल जरूर छाए रहे। हाँ, गरड़ फड़क हो सके। हाँ, थोड़ा बहुत देखो संभावनाएं पर ही होती है। और कल के कार्यक्रम की बात करें तो देखो, आज तो है सोमवार और कल रहेगा मंगलवार, और मंगलवार ने सारा ने मेरा जिस तरह हम जो कार्यक्रम लेकर आते हैं, कार्यक्रम फोन इन, और कल का जो विषय रहेगा आजकल के दिनों में सब्जियों की देखभाल। तो विशेषज्ञ स्टूडियो में आ जाते हैं। और उसमें फिर आप वो विषय रहे तो बता दिया आजकल के दिनों में सब्जियों की देखभाल। और भाई जो है फोन करके आप अपनी जो समस्याएं हैं वो विशेषज्ञ से पूछ सकें। तो अब आज के जो दूसरा विषय है वो था कंपोस्ट का, था ना? कंपोस्ट खाद का। हाँ, उसमें किस तरह बना। बात ऐसी है, जब कंपोस्ट की बात आवे ना, तो नु क्या कर कि भाई जो हम जो जितनी रासायनिक खादों का इस्तेमाल कर रहे हैं विनोद भाई, वो हमारी मिट्टी के लिए घातक सिद्ध है। लेकिन भाई वो है ना, थोड़ा ज्यादा फसल लेने के चक्कर में ना देखा जिस तरह उसमें में फसल की तरफ वो ध्यान ज्यादा रखता है। लेकिन विनोद भाई वो क्या करना, थोड़ा खा ले, चज का खा ले, बिल्कुल चज का खा ले, थोड़ा खा ले। है? अब हम दवाइयों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, रासायनिक खादों का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन अगर हम
जो रासायनिक खादों की बजाय अगर हम कंपोस्ट खाद का जिक्र करें तो बहुत बढ़िया रहेगा। बिल्कुल। कंपोस्ट जैसे गोबर की खाद होगी, हरी खाद होगी। और विनोद भाई आजकल तो ऐसा भी हो गया है, भाइयों के समझ मान लग गए हैं, जिन भाइयों का थोड़ा बहुत जो जिसने कहा है ना किचन गार्डन, वो भाई घर में खाद बना रहे हैं, शौक बना रही है। मैंने पूछो हम बताऊं आपने कि एक घर में चले गए, वो पत्ती ने भी इकट्ठे कर रहा, छिलकिया ने भी इकट्ठे कर रहा, वो नहीं जान देंदा एक छिलका भी करता है बाहर। हाँ। सब्जियां, फ्रूट के छिलके, फल के छिलके, और वही जितना भी अड़ंगा रसोई का है ना, हाँ। प्लास्टिक ने छोड़ के और दूध से बनी हुई जो चीजें हैं उनको छोड़ के उस सारे ने भाई ऐसे मटकिया में जचा जचा के उसने रखे। मैं कहा भाई यू कौन सा, पता जी आपने हम घर में रासायनिक खाद बनाओ ना, हम आपने जैविक खाद बनाओ रासायनिक खादों के बजाय। हाँ। और विनोद भाई आप यकीन नहीं करोगे, उन गमला में भी टमाटर, भिंडी और वही बैंगन, लंबे भी छोटे भी मोटे भी सारे ला रखे, सारी चीज ला रखी, धनिया, मूली, गाजर। मगा भाई हम तो घर पे खेत और छात के ऊपर कर रखी, गमला में न्यारे न्यारे एक गमले पे देखो छोटे छोटे टमाटर गणे और बेल ही जान ला रहे। मका भाई हम तो अनिल भाई उसका स्वाद भी नहीं रहा। हाँ, स्वाद नहीं आ रहा है। देखो विनोद भाई जैविक खाद हो ना उसमें। हाँ। तो उसका तो फिर जब वो फड़ा हुआ है, सब्जिया हुआ है, तो सुबह जब बना ना, वो उसकी जो खुशबू ना, जिस तरह पहले आ करती ना, बिल्कुल कति दूर तक के पड़ोसिया के रंध राज ये सब्जी बढ़ रही है और दूर तक वह महक जाया करती कहती है। हाँ, लेकिन इसमें जो है ना ऐसा नहीं है कि कंपोस्ट खाद जो है वो खड्डों में भी तैयार हुआ है। और इसके लिए अगर हम थोड़ी सी मेहनत करके, और जो अपना नजदीक का कृषि विज्ञान केंद्र है ना, जो करनाल या उसके आसपास के भाई हैं या जो दूर दराज के भाई हैं, वो NDRI करनाल में जो कृषि विज्ञान केंद्र है उसमें जाके इस तरह की जो कई जो छोटे छोटे सहायक धंधे हैं, पशुपालन से हो गया और जैविक खाद बनाना, केचुए की खाद बनाना, इस तरह से आप जो है वो वहां से एक ट्रेनिंग ले सके। और अनिल भाई जो आजकल जानकारी है ना, आजकल तो नेट तक भी मिल जाए। हाँ, इंटरनेट तक बिल्कुल उससे बेरा चल जावे, कोई सा भी विषय उसमें लिखा है और उसका डिटेल लेकर चित्रिया उसने समझ के, और फिर कुछ कमी सी रह जाता है डॉक्टर विशेषज्ञता मिलकर वो उसने पूरा कर लेते हैं। बिल्कुल कर ले हैं। और विनोद भाई जितना हम रासायनिक खादों की बजाय अगर जैविक खादों की तरफ ध्यान देंगे और तो फसल भी अच्छी होगी, पौधों की भी सेहत सुधरेगी, मिट्टी की भी सेहत सुधरेगी और हमारी भी सेहत सुधरेगी। और अनिल भाई जो जैविक खाद की वजह से ना, देखो जो मेडल भी आ रहे हैं पहलवान हमारे कति अट्टे कट्टे है। बिल्कुल। तो अपने बच्चों की सेहत के लिए और भविष्य के लिए हमने जैविक खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो इब कार्यक्रम का तो भाई समय घड़ी की सुनो कहने लग रही है, वही कार्यक्रम होगा समाप्त। तो भाइयों से लेंगे इजाजत इस संदेश के बाद। अरे क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था। पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अब पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं। खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है परंपरागत खेती। कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। अच्छा भाइयों, राम राम राम।